हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन द स्टडी नॉर्म। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स को कवर करने वाले हैं। देखिए, आपके जेके एसएसपी अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स पूछी जाती है और 10 मार्क्स की जो है स्टैटिस्टिक्स आपको आती है। देखिए, इन वीडियोस को देखने के बाद यकीन मानिए आपको किसी भी दूसरी वीडियो को रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन वीडियोस के माध्यम से, वीडियोस के थ्रू मैं आपके स्टैटिस्टिक्स के सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हम एक ऐसे कंसेप्ट को बोल रहे हैं जहां पे हम डेटा को सिस्टमेटिक तरीके से क्या करने वाले हैं, अरेंज करने वाले हैं। अब ये डेटा कौन सा होगा? तो ये डेटा हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा होगा। कौन सा डेटा? क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल डेटा। जहां पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल डेटा होगा और उस न्यूमेरिकल डेटा को हमने क्या करना है? अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज। तो जब भी हम डेटा को, न्यूमेरिकल डेटा को खासकर सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, उसी कंसेप्ट को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। द स्टैटिस्टिक्स, द सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। क्वांटिटेटिव का मतलब है न्यूमेरिकल डेटा, याद रखिएगा। क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया न्यूमेरिकल डेटा। तो जब भी हम न्यूमेरिकल डेटा को सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसी मेथड को, इसी चीज को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करने के दो डेफिनेशन होते हैं, एक प्लूरल सेंस में और एक सिंगुलर सेंस में। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो देखिए, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि जब हम डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या करेंगे, क्या कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट करेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में अरेंज करेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में हम उसको एनालाइज, इंटरप्रेट करेंगे। तो उन चीजों को हम क्या कहेंगे? प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स। मतलब प्लूरल सेंस में जब भी हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे तो हम मेन फोकस इस चीज पे रखते हैं कि डेटा का किस तरीके से कलेक्शन, किस तरीके से इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, ये सब चीजें हम प्लूरल सेंस में समझते हैं स्टैटिस्टिक्स की। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज आपने याद रखनी कि जब भी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल डेटा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक न्यूमेरिकल डेटा है 200, या एक न्यूमेरिकल डेटा रैंडमली मैंने आपको ₹10 बता दिया। हालांकि ये दोनों ही डेटा जो है ये न्यूमेरिक फॉर्म में है। तो क्या हर एक न्यूमेरिक डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टैटिस्टिक्स वही न्यूमेरिकल डेटा है, स्टैटिस्टिक्स वही न्यूमेरिकल डेटा होगा जिनका क्या होने वाला है, जिनका कोई कंपैरिजन होने वाला है। यानी कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल डेटा होंगे, जो भी न्यूमेरिकल डेटा होंगे, उनके बीच में कंपैरिजन होना जरूरी है। अगर कोई भी रैंडम न्यूमेरिकल डेटा है तो वो स्टैट नहीं होगा, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। सिर्फ ये कह देना कि राम के पास 100 रुपए हैं, इससे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये कह देना कि मेरी पॉकेट में 50 रुपए पड़े हैं, इससे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होता। तो फिर कंक्लूजन कैसे ड्रॉ किया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लास है और इस क्लास में, ये क्लास 10th है और इस क्लास में 100 स्टूडेंट हैं। अब इन 100 स्टूडेंट के पास मान लो कुछ पैसे पड़े हैं, इनके पास मनी है, इनके पास क्या है? मनी है। अब एवरेज निकाला जाएगा कि इन 100 स्टूडेंट के पास एक एवरेज मनी कितने हैं, कितने अमाउंट में इनके पास पैसे हैं। वो एक तरीके का स्टैटिस्टिक्स होगा। लेकिन सिर्फ एक इंडिविजुअली ये बोल देना कि एक आदमी है उसके पास 100 रुपए हैं, या ये बोल देना कि एक न्यूमेरिकल डेटा जिसमें आप 50 रुपए शो कर रहे हो, 20 रुपए शो कर रहे हो, या 100 रुपीज शो कर रहे हो, या कोई भी एक डेटा शो कर रहे हो, वो किसी भी तरीके से स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। तो स्टैटिस्टिक्स वही होगा जहां पे डेटा को कंपेयर किया जाएगा। पहली चीज आपने ध्यान रखना है कि डेटा को कंपेयर किया जा रहा होगा। दूसरी चीज यहां पे मैं लिख रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखने के लिए कि कौन सा डेटा स्टैटिस्टिक्स है, पहली चीज आपको याद रखनी है कि हम डेटास के बीच में कंपैरिजन कर सक रहे होंगे। अगर तो कंपैरिजन है उन डेटा के बीच में तो ही वो स्टैटिस्टिक्स है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक
एवरेज डेटा को ही हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। कभी भी एक इंडिविजुअल डेटा को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोला जाएगा। तो डेटा जो होता है वो एवरेज में या डेटा का कंपैरिजन होना जरूरी है। तो वही चीज ये बता रहा है कि हाउएवर एनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल यहां पे एक पर्सन है राम, राम के पास 100 रुपए उसका क्या है, मंथली पॉकेट मनी है, तो ये किसी भी तरीके का स्टैटिस्टिक्स नहीं है। और दूसरी जगह हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्लास है, क्लास 10th, और क्लास 10th में हर एक बच्चा जो है 100 रुपीज पर मंथ कैरी करता है। ये जो है स्टैट में काउंट किया जाएगा। दूसरी तरफ यहां पे भी कुछ स्टूडेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 11th में 80 स्टूडेंट हैं और क्लास 12th में 8 स्टूडेंट है। तो एवरेज निकाला गया, दो क्लासेस के बीच में एवरेज किया गया है कि कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो यहां पे क्लासेस के बीच में कंपैरिजन हो रहा था। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम स्टैट को निकालते हैं प्लूरल सेंस की फॉर्म में, पहली चीज तो ये कि डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में हो। दूसरा, जब भी हम स्टैट निकालेंगे तो कोई भी इंडिविजुअल डेटा स्टैट नहीं होता है। स्टैट वही होगा जहां पे हम न्यूमेरिकल डेटा को कंपेयर कर रहे होंगे, जहां पे न्यूमेरिकल डेटा के बीच में एवरेज निकल के आ रहा होगा। इंडिविजुअल डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, मैंने यहां पे एक चीज अलग से नोट कर दी आपके लिए कि आपने क्या दिमाग में रखना है, ये बात दिमाग में रखनी है कि डेटा एवरेज में हो। जो भी आप न्यूमेरिकल डेटा निकाला है आपने वो एवरेज में हो और एग्रीगेटेड हो। एग्रीगेटेड का मतलब होता है टोटल, यानी कि इसका मतलब इंडिविजुअल डेटा, जो इंडिविजुअल डेटा है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो डेटा वही कंसीडर किया जाएगा जो एग्रीगेट होगा। क्या होगा? एग्रीगेट। नेक्स्ट, कौन कौन से डेटा जो है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होते और कौन कौन से डेटा स्टैटिस्टिक्स होते हैं, इस पर भी ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहला, कौन सा डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं है? अ काउ हैज 4 लेग। एक काउ है जिसके 4 लेग। ये कॉमन सी बात है, ये किसी भी तरीके से कोई डेटा नहीं निकाल के दिया, ये तो एक कॉमन चीज होगी ना कि एक गाय है उसके 4 पांव है। अगर डेटा होता, अगर इसकी जगह ये डेटा होता, डेटा है कि देयर आर 40 cows, how many legs are there? ठीक है, तो 40 गाय हैं और आप बताओ कि टोटल कितने पांव होने वाले हैं, कितने पांव होंगे। ये जो है ये स्टैटिस्टिक्स है। ये कह देना कि एक इंडिविजुअल गाय है उसके 4 पांव हैं, ये कॉमन चीज है, ये किसी भी तरीके से स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट, राम हैज 200 रुपीज इन हिज पॉकेट। ये भी एक रैंडम चीज है, एक रैंडम डेटा है, हालांकि न्यूमेरिकल फॉर्म में है लेकिन स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। अगर ये बोला जाए कि इंक्लूडेड राम देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th and average pocket money is 50 रुपीज। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टैटिस्टिक्स निकल के आ रहा है। सिर्फ एक इंडिविजुअल डेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार वो चीज रिपीट कर रहा हूं कि इंडिविजुअल डेटा को हमने स्टैटिस्टिक्स कंसीडर नहीं करना है। स्टैटिस्टिक्स जहां पे आप डेटा को एवरेज निकालोगे, एक एग्रीगेट डेटा, डेटा के बीच में कंपेयर, ये चीजें जरूरी होती हैं। तो कुछ डेटा इस हिसाब से जो है वो स्टैटिस्टिक्स होगा। सिर्फ यहां पे इंडिविजुअल डेटा को रिप्रेजेंट करके आप कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, और जहां पे कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा उस न्यूमेरिकल डेटा को आप फिर स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते हो। नेक्स्ट है डेटा विच आर स्टैटिस्टिक्स। कौन सा डेटा स्टैटिस्टिक्स है? तो बता रहा है कि एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल, मतलब अगर हमारे एवरेज निकाला जाए भारत में, जो भी मेल जो है अगर जिसकी एज 26 या उसके ऊपर है तो उनकी एवरेज हाइट भारत में 6 फीट है। ठीक है, कंपेयर किया गया किससे? नेपाल से। नेपाल में यह बोला गया कि जो मेल जिनकी एवरेज, जो कि 26 या उससे ऊपर हो चुके हैं, उनकी एवरेज हाइट कितनी है? 5। अब आप यहां देखोगे, समझोगे, यहां पे पहली तो यहां पे कंपैरिजन किया गया। क्या किया गया? पहली चीज जो आपने ध्यान रखनी है कि कंपैरिजन किया।
दूसरी आपने ये चीज ड्रॉ करी यहां से कि यहां पे डेटा है एग्रीगेट। क्या डेटा है? एग्रीगेट। मतलब आपने सारे मेल को एवरेज में लिया, आपने एक इंडिविजुअल मेल को नहीं लिया कि एक मेल है उसकी हाइट 6 फीट है, आपने एक एग्रीगेट डेटा लिया हुआ है। एग्रीगेट डेटा का मतलब टोटल डेटा लिया, जिससे आपने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि भारत में जो मेल है उनकी हाइट और नेपाल में जो मेल है उनकी हाइट कितनी है। तो ये स्टैटिस्टिक्स। दूसरा, बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर 1000 कंपेयर टू 8 पर 1000 इन यूएसए। मतलब 1000 आदमियों पे भारत में 18 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। और अमेरिका की बात करें, अमेरिका में 1000 बच्चों पे, 1000 आदमियों पे 8 बच्चे पैदा होते हैं। तो हमने इंडिया और अमेरिका का कंपैरिजन किया और एवरेज निकाला कि इतने नंबर ऑफ आदमी हैं और इतने नंबर ऑफ बच्चे पैदा हो रहे हैं। अमेरिका में भी सेम चीज करी कि इतने नंबर ऑफ आदमी और इतना बर्थ रेट वहां पे। तो हमने कंपेयर किया कि कहां का बर्थ रेट हाई है और कहां का बर्थ रेट कम है। ये भी स्टैटिस्टिक्स में आता है। कुछ इस तरीके से डेटा होंगे तो वही स्टैटिस्टिक्स होंगे। एक और एवरेज एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल, इंडिया हैज वॉन 60 टेस्ट मैच इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50। यानी कि पिछले 10 सालों में इंडिया ने 60 टेस्ट मैच जो हैं वो जीते हैं और 50 टेस्ट मैच हारे हैं। तो अब एक एग्रीगेट डेटा निकाला कहां का? 10 सालों का। 10 सालों का एक एग्रीगेट टोटल डेटा निकाला कि कितने मैच जीते हैं और कितने मैच लॉस्ट हुए हैं। तो कुछ ये डेटा जो होते हैं, कुछ इस तरीके से जब डेटा आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ही वो स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कौन कौन से फीचर हैं जो स्टैटिस्टिक्स में आते हैं और प्लूरल सेंस में? तो प्लूरल सेंस में या न्यूमेरिकल डेटा में स्टैटिस्टिक्स के क्या फीचर्स रहते हैं? पहला फीचर है एग्रीगेशन ऑफ डेटा या एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स का पहला फीचर यह है कि स्टैटिस्टिक्स में डेटा एग्रीगेट फॉर्म में होता है, डेटा टोटल फॉर्म में होता है। किसी भी इंडिविजुअल डेटा को स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं किया जाता, मतलब उसको अवॉइड किया जा रहा है। तो डेटा जब भी एग्रीगेट फॉर्म में होगा वही चीज स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड करी जाती है। तो ये इसका पहला फीचर हो गया। द सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि सिंगल नंबर से हम डेटा में कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते या स्टैटिस्टिक्स में कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास डेटा एग्रीगेशन में होगा, एग्रीगेट डेटा होगा, उसी तरीके से उसी फॉर्म में फिर हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सक रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट फीचर देखते हैं इसका। नेक्स्ट फीचर है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। डेटा जब भी स्टैटिस्टिक्स में जब भी डेटा होगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में, लेकिन कब? प्लूरल सेंस में। जब भी प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का कोई फीचर देखेंगे तो वहां पे हमें ये पता चलेगा कि डेटा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में ही लिखा जाएगा। स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नंबर्स, यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा जो होगा वही स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड किया जाएगा इन द प्लूरल सेंस। क्वालिटेटिव डेटा को अवॉइड किया जाएगा। क्वालिटेटिव डेटा फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, मैं ये प्लूरल सेंस की एग्जांपल ले रहा हूं। कॉलेज है तो कॉलेज में ये देखा गया कि जो मेल और फीमेल है, तो फीमेल के नंबर मान लो कि उस कॉलेज में 30 हैं और मेल के नंबर उस कॉलेज में 20 है। तो ये न्यूमेरिकल डेटा है कि कितने नंबर ऑफ मेल और कितने नंबर ऑफ फीमेल है। लेकिन यहां पे क्वालिटी जो है, मतलब गुड, बैड, बेस्ट, कौन सा स्टूडेंट अच्छा है, कौन सा स्टूडेंट बुरा है, कौन सा स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, कौन सा स्टूडेंट थोड़ा सा पुअर है, तो कुछ ऐसे डेटास को हम स्टैट में इंक्लूड नहीं करते हैं इन द प्लूरल सेंस। दूसरा, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे तो उस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बहुत सारे कॉजेज जो होते हैं वो इंपैक्ट कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कार है, ठीक है। अब इस कार के प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस जो कि न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो ये स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड होगा। अब ये जो कार है इसके प्राइसेस बढ़ेंगे और घटेंगे, इनके पीछे कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। जब आप कार के बारे में पता लगाओगे, आपके पास मार्केट में कार्स, उन कार्स के प्राइसेस को आपने फाइंड आउट किया, उन कार्स के प्राइस का स्टैट आपने निकाला,
तो जब आप इन कार के प्राइसेस का स्टैट निकालोगे तो आपको यह पता चलेगा कि कार के प्राइस कभी तो बढ़ते हैं, कभी घट जाते हैं। तो इसके पीछे के रीजन क्या है? इसके पीछे के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूं। पहला रीजन तो ये होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या होगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे बहुत सारी लागत लगती है, मतलब लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उसके ऊपर जो इक्विपमेंट है, ठीक है, अलग अलग तरीके से एंटरप्रेन्योर काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा डिमांड, उसके अलावा क्या है? डिमांड है। यानी कि कभी भी जो स्टैट है वो अकेला काम नहीं करेगा, उस पर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते रहते हैं, उसको बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते रहते हैं। जैसे हमने किसी एक स्टैट का एग्जांपल लिया, कार के प्राइस का एग्जांपल लिया, और वहां पे हमें ये पता चला कि जब कार के प्राइस बढ़ते हैं या घटते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे रिस्पॉन्सिव मतलब जो कॉजेज हैं वो काम कर रहे होते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, प्राइसेस हो गए। तो ये सब चीजें आपने दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट, रीजनेबल एक्यूरेसी। देखो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में डेटा आ गया। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही क्या है कि हमने डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से क्या किया हुआ है? कलेक्ट किया, अरेंज किया। अब जो हमारे पास डेटा हमने कलेक्ट किया है, जो अरेंज किया है, क्या आपको लगता है कि उसकी 100% एक्यूरेसी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, कि ह्यूमन जो है उसका नेचर ही है, मतलब गलतियां हो सकती हैं। लेकिन ये बात आपने याद रखनी कि स्टैटिस्टिक्स में जब डेटा हमारे पास आता है तो उसकी रीजनेबल एक्यूरेसी है, मतलब 100% एक्यूरेसी तो नहीं, लेकिन 99% एक्यूरेसी होती ही होती है। ठीक है, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन करोगे, जब आप इतना बड़ा डेटा कलेक्ट करोगे, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ गलतियां होने के चांसेस तो है ही है। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स का फीचर ये है कि स्टैटिस्टिक्स में रीजनेबल एक्यूरेसी होती है। हाँ, 100% एक्यूरेसी तो नहीं, लेकिन हाँ रीजनेबल एक्यूरेसी, मैक्सिमम एक्यूरेसी यहां पे अचीव होती है। नेक्स्ट फीचर क्या है स्टैटिस्टिक्स का? इन द प्लूरल सेंस, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, such numericals alone will be called statistics as are mutually related and so comparable। यानी कि स्टैटिस्टिक्स, दो डेटाज हैं हमारे पास, इन दो डेटाज के बीच में कंपैरिजन होना जरूरी है भैया। अगर कंपैरिजन नहीं कर सकते तो फिर डेटा जो है वो स्टैटिस्टिक्स में मतलब इंक्लूड नहीं किया जा सकता। और जो डेटाज हैं वो कंपेरेबल होने भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ली कि 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों की हाइट 6 फीट है। कितनी फीट है? 6 फीट है, 6 फीट है। अब ये जो डेटा है ये किसी ना किसी तरीके से एक डाउट क्रिएट कर रहा है कि ये 10 हैं कौन है, ये 10 बच्चे हैं क्या है, कहाँ के हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई एम्प्लॉयड है, वर्कर है, क्या है। लेकिन जब ये बोला जाए कि क्लास टेंथ के बच्चों की जो हाइट है, एवरेज हाइट जो है वो 6 फीट है, यहां से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि हमने क्या किया, क्लास 10th के बच्चों में कंपैरिजन किया। अब देखो कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि क्लास 10th के बच्चों का कंपैरिजन क्लास 10th के बच्चों से ही हो सकता है। अगर मैं क्लास 10th के बच्चों का कंपैरिजन क्लास फर्स्ट के बच्चों से कंपेयर कर लूं तो क्या वो स्टैटिस्टिक्स होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना, क्योंकि क्लास 10th का बच्चा जो होगा वो फिजिकली, और क्लास फर्स्ट का जो बच्चा होगा, इन दोनों के बीच में फिजिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो जब भी आप स्टैट निकालते हो, डेटा निकालते हो, तो वहां पे आप ऐसा ही डेटा क्रिएट करोगे जो कंपेरेबल हो। जैसे फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो है वो आप किसी दूसरे फूड ग्रेन के प्रोडक्शन से ही कंपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हो, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन टेक्सटाइल के प्रोडक्शन से कंपेयर कर रहे हो कि भारत में इतना फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके कंपेयर में इतना यहाँ का इतना प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। आप क्या करोगे, भारत में मतलब ऐसा एक स्टैट क्रिएट करोगे कि पंजाब में जो फूड ग्रेन है उनका प्रोडक्शन इतना नंबर, और उत्तर प्रदेश में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इतना नंबर। तो ये स्टैटिस्टिक्स है। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन, फूड ग्रेन का जो कंपैरिजन है वो फूड ग्रेन के साथ ही होना चाहिए। सीरियल का कंपैरिजन सीरियल के साथ ही होना चाहिए। कॉटन का कंपैरिजन कॉटन के साथ ही होना चाहिए।
तो वो यही कह रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल्स जो है, सिर्फ अकेले न्यूमेरिकल्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, हमारे पास डेटाज होंगे, न्यूमेरिकल डेटाज होंगे और उन डेटाज के बीच में कंपैरिजन होना जरूरी है, पहली ये चीज। उसके बाद प्री डिटरमाइंड पर्पस, जब भी आप स्टैट निकालोगे तो आप प्लानिंग करके जाओगे, बिना प्लानिंग के स्टैट नहीं निकल सकता, ठीक है। और जब आप प्लानिंग करके किसी भी डेटा को अचीव करने चाहते हो तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव भी हो, ठीक है, ये फीचर हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस। इससे पहले मैं आपको रिपीट कर दूं कि हमने स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस समझा कि फीचर क्या क्या है। प्लूरल सेंस में जब हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसने कहा कि डेटा एग्रीगेट ही होना चाहिए, यानी कि जो कलेक्टिव डेटा है वही प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को बनाता है। उसके अलावा दूसरा फीचर हमने देखा कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मतलब नंबर की फॉर्म में ही होना चाहिए डेटा। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स जो है उसके ऊपर बहुत सारे कॉजेज जो हैं वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। रीजनेबल एक्यूरेसी होती है, मैक्सिमम एक्यूरेसी अचीव करने की काबिलियत रखता है स्टैट। उसके अलावा जब भी आप डेटा को कलेक्ट करोगे तो दो डेटास के बीच में कंपैरिजन होना जरूरी है, पर्पस होना जरूरी है जब भी आप स्टैट निकालोगे, क्योंकि उससे आपका एक ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड होता है। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है? अब पिछले वाले कंसेप्ट में, प्लूरल वाले कंसेप्ट में हमने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया, अरेंज किया, मतलब न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट किया, अरेंज किया, अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट किया, उसके बहुत सारे फीचर्स थे। सिंगुलर सेंस में जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब हो गया कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं, वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स के थ्रू हमने डेटा को कलेक्ट किया, हमने डेटा को अरेंज किया, हमने डेटा को प्रेजेंट किया, उसका एनालाइज किया, उसको इंटरप्रेट किया। तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं? तो मेथड्स की बात कौन करता है? सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है कि वो तरीके जिनसे हमने स्टैटिस्टिक्स को क्या किया, कलेक्ट किया, क्लासिफाई किया, उसको प्रेजेंट किया, उसको इंटरप्रेट किया, ये सब चीजें। प्लूरल सेंस में क्या था कि डेटा को हमने क्या कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है, प्रेजेंट कर लिया। और स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस में क्या बताया जा रहा है कि मेथड कौन कौन से थे जिनसे आपने कलेक्ट किया। अब स्टैटिस्टिकल स्टडीज में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं और उन स्टेजेस से होते हुए ही आप स्टैट तैयार करते हो। तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 स्टेजेस होती हैं जिनमें आप स्टैट को तैयार करते हो। पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज है जहां पे आप डेटा को कलेक्ट करते हो। क्या करते हो? कलेक्ट। आपने डेटा को कलेक्ट किया, डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, ऑर्गेनाइज करने के बाद डेटा को प्रेजेंट करते हो, प्रेजेंटेशन के बाद एनालिसिस और एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन। तो आप सिंपल में याद रख लेना COPAI, कोपाई। क्लासिफिकेशन, सॉरी, कलेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब ये जो स्टेजेस हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज, इन स्टेजेस में भी कुछ टूल्स यूज होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट स्टेज है, जैसे कि फर्स्ट स्टेज है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था? डेटा कलेक्ट हो रहा था। तो कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से टूल यूज होते हैं? सेंसस या सैंपल टेक्निक। सेंसस का मतलब क्या होता है कि आप ओवरऑल, जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन का डेटा निकालना है, तो आप घर घर जाकर जनगणना करते हो कि भाई साहब आपके घर कितने आदमी हैं, कितने बच्चे हैं, फिर इस तरीके से पॉपुलेशन जो है उसका पता चलता है। सैंपल क्या होता है? सैंपल का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता दूं, जब आपने कोई डेटा कलेक्ट करना है, जैसे डेटा कहां का कलेक्ट करना है, आपने एक क्लास का डेटा कलेक्ट करना है। क्या डेटा कलेक्ट करेंगे? जैसे हमने यहाँ पे हाइट निकाल ली, हमने ये पता करना है कि क्लास 10th के बच्चों की एवरेज हाइट कितनी है। तो क्लास 10th में मान के चलो कि 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट को मतलब इंडिविजुअली मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ 5-6 बच्चे ले आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने 10 बच्चों का डेटा कलेक्ट किया और उन 10 बच्चों की एवरेज हाइट आ रही थी कुछ 6 फीट के अराउंड, 6 फीट के अराउंड आ रही थी। तो हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि अगर मतलब अनुमान के तौर पर कि बाकी बच्चों की भी जो हाइट होगी वो कुछ 6 के आसपास ही होने वाली है। तो इसको बोलते हैं सैंपल टेक्निक, जहां पे आप पूरे डेटा को इंडिविजुअली कलेक्ट नहीं करते हो या उसको क्या बोलते हैं, स्टडी नहीं करते हो, आप क्या करोगे, सैंपल यूज करते हो पूरे डेटा को
ऑर्गेनाइज करने के लिए, पहला हो गया, सॉरी कलेक्ट करने के लिए। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा का ऑर्गेनाइजेशन, आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, अब उस डेटा को ऑर्गेनाइज भी तो करोगे। अब डेटा को अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जैसे आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल डेटास होंगे, तो न्यूमेरिकल डेटा को आप कैसे अरेंज करोगे? या तो हो सकता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या तो हो सकता है कि आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, कुछ ऐसा ही अरेंज करोगे, या तो हो सकता है कि आप उसको टेबल की फॉर्म में अरेंज करो, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में अरेंज करो, या क्लास इंटरवल की फॉर्म में भी हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेकंड स्टेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के अलग अलग टूल्स होते हैं। थर्ड स्टेज प्रेजेंटेशन, अब आपने डेटा को ऑर्गेनाइज भी कर लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में एक डेटा तैयार करके रख लिया, अब आप उस डेटा को प्रेजेंट करोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे? टेबल की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में, किसी भी तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड स्टेज हो गया। फोर्थ स्टेज में आप डेटा को एनालाइज करोगे, आप क्या करोगे? उसको उसका परसेंटेज निकालोगे, उसका एवरेज निकालोगे, तो आप डेटा को एनालाइज करोगे कि डेटा करेक्ट है या गलत है, मतलब गलत है या सही है। तो यहां पे क्या होता है? करेक्शन। एनालाइज में क्या होता है? आप ऐसे डेटा को अलग कर देते हो, करेक्ट करते हो जिनकी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट डेटा जो है वो आ चुका है स्टैट में, तो आप उस डेटा को बाहर निकालते हो और उसको फिर उसका एवरेज निकालोगे, आसानी से उसका परसेंटेज निकाल सकते हो। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, अब आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो, आपके पास एक फाइनल रिजल्ट आ चुका है और वो किसमें आता है? फिफ्थ स्टेज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या है। देखो स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक साइंस है और एक आर्ट है, इसके ऊपर एक डिबेट भी है, लेकिन इस डिबेट को कंक्लूड किया जाता है दोनों ही में। कोई जो थिंकर है वो ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है, कुछ थिंकर है वो ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट है, लेकिन फिर फाइनली जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ वो उससे ये पता चला कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंस भी है और स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट भी है। अब स्टैटिस्टिक्स एक साइंस क्यों है? देखो स्टैटिस्टिक्स में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल डेटा को अरेंज किया सिस्टमेटिक तरीके से, और सिस्टमेटिक तरीके का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक तरीका, और साइंटिफिक तरीके का मतलब क्या हो गया कि साइंस जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक साइंस कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके में अरेंज करते हो ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक चीजें होती ही हैं कि आप डेटा को किस तरीके से अरेंज कर रहे हो। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस भी है। अब स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट भी है। स्टैटिस्टिक्स को आर्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि डेटा को कलेक्ट करना भी अपने आप में क्या है? एक आर्ट है, ठीक है। अलग अलग सोर्सेस से आपने डेटा को कलेक्ट करना है, इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट, दोनों ही चीजें हो सकती है या होती भी है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो स्टैटिस्टिक्स किन किन चीजों से डील करता है? पहला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? कह रहे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू दोज मेथड व्हिच आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डेटा। यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो तरीका है जिससे हमने क्या किया? कलेक्शन किया डेटा का, प्रेजेंट किया डेटा को, उसको एनालाइज किया, उसको इंटरप्रेट किया, वो था डिस्क्रिप्टिव। यानी कि कहने का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्कूल है और स्कूल में क्लास 10th है। अब क्लास 10th में कितने स्टूडेंट हैं? क्लास 10th में स्टूडेंट है 50 स्टूडेंट्स हैं। अब इन 50 स्टूडेंट्स का हमने इंडिविजुअली डेटा को कलेक्ट किया, डेटा को ऑर्गेनाइज किया, हमने उनके अलग अलग रोल नंबर लिखे, हमने उनकी अलग अलग हाइट लिखी, हमने उनके अलग अलग मार्क्स लिखे। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जहां पे आप इंडिविजुअली डेटा को कलेक्ट करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करते हो। समझ लग रहा है? ये चीज होगी। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया सैंपल टेक्निक, यानी कि डेटा को कलेक्ट करने के दो मेथड, सेंसस और सैंपल। तो जो इन्फ्रेंशियल है ना, वो यही बता रहा है कि आपको पूरा डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है भैया। आप एक काम करो, आप कुछ सैंपल निकाल लो ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उसी क्लास 10th के मार्क्स पता करने हैं, आप ये चाहते हो कि क्लास 10th के मार्क्स पता चले कि कितने मार्क्स हैं। अब आप या तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो डिस्क्रिप्टिव मेथड था कि आप इंडिविजुअली जा जाकर सबसे मार्क्स पूछते, या आप ये पता करो कि कुछ 5-10 बच्चे निकालो और उनका क्या करो, आप एक एवरेज निकाल लो।
ये बच्चे जो हैं इनके इतने मार्क्स हैं, और उस एवरेज के बेसिस पे आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हो कि सभी बच्चों के मार्क्स कुछ इसी बीच में रहे होंगे। इसको बोलते हैं इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल में आप सैंपल एज अ सैंपल स्टडी करते हो, डिस्क्रिप्टिव में आप क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव में आप पूरे होल स्टूडेंट्स की स्टडी करते हो डेटा को कलेक्ट करने के। स्टैटिस्टिक्स की कुछ लिमिटेशन भी है। पहली लिमिटेशन क्या है कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा न्यूमेरिकल फैक्ट्स में बात करता है, यानी कि यहां पे सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटास पे जोर दिया जाता है। क्वालिटेटिव डेटास जैसे कि ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, पेट्रोटिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब चीजों को यहां पे ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, उन चीजों को अवॉइड किया जाता है। दूसरा, एग्रीगेशन ऑफ डेटा, क्योंकि इंडिविजुअल फैक्ट तो यहां पे रिलेवेंट है ही नहीं, इंडिविजुअल डेटा को आप स्टैटिस्टिक्स मानते ही नहीं, इसलिए आप डेटा जो कि टोटल होगा उसी चीज को आप स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड करते हो। तो दूसरी लिमिटेशन क्या है, सिर्फ आप एग्रीगेट डेटा को इंक्लूड करते हो, इंडिविजुअल डेटा को अवॉइड करते हो। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, होमोजेनिटी ऑफ डेटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप कंपेयर करोगे तो दो डेटा एक जैसे होने चाहिए, तभी आप स्टैट निकाल पाते हो, क्योंकि अगर दो डेटा अलग हो गए तो फिर आपके स्टैटिस्टिक्स जो होंगे यहां वहां हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन जो है उसका कंपैरिजन हम प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ के साथ नहीं कर सकते, तो हमें डेटा की सही जानकारी नहीं होती है, तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है। दूसरा लास्ट जो है, रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, जो रिजल्ट होता है वो एवरेज पे ही निकलता है, चाहे आपका जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो गलत ही क्यों ना हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फैक्ट्री है ए करके, और एक और फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री बी है। अब समझना ध्यान से, अब ये जो फैक्ट्री है ए नंबर की, इसने फर्स्ट ईयर 3 रुपए कमाए, सेकेंड ईयर इसने 2 रुपए कमाए, थर्ड ईयर इसने 1 रुपया कमाया। ठीक है, फैक्ट्री बी पे आते हैं। फैक्ट्री बी ने फर्स्ट ईयर 1 रुपए कमाए, सेकेंड ईयर इसने 2 रुपीज का इनकम जनरेट किया, और थर्ड ईयर इसने 3 रुपीज का इनकम जनरेट किया है। अगर आप इनका एवरेज निकालो ना, तो एवरेज अगर हम इनका निकालेंगे 1 2 3 3 6 डिवाइडेड बाय 2 3 6 डिवाइडेड बाय 3 2, ठीक है 3 2 एवरेज आ गया, यहां पे 5 6, यहां पे भी एवरेज 2 ही है। अब यहां पे ध्यान से समझना, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हमेशा एवरेज पे ही काम करता है, तो स्टैटिस्टिक्स के लिए कहानी इन दोनों फैक्ट्रीज की ना सेम आ रही है। वो ये कह रहा है कि दोनों ही फैक्ट्री जो है उनका एवरेज 2 है, तो ये दोनों ही फैक्ट्रीज एक जैसी हैं। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें इसको, तो ये दोनों ही फैक्ट्रीज एक जैसी तो नहीं लगती हैं। क्यों नहीं लगती? क्योंकि ये जो फैक्ट्री है इसने पहले साल तो 3 रुपए कमाए, फिर 2, फिर 1, यानी कि ये घटते क्रम में है। इस फैक्ट्री की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। ये जो फैक्ट्री है इसकी हालत सुधरती जा रही है, क्योंकि पहले 1 था, फिर 2, फिर 3 इनकम जनरेट कर रहा है। तो ये और ये फैक्ट्री में डिफरेंस है। ये फैक्ट्री इस जैसी नहीं है, ये फैक्ट्री इस जैसी नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि दोनों का टर्नओवर हालांकि 2 है, एवरेज 2 निकल के आ रहा है, लेकिन हालत जो है वो खराब है किसकी? ए फैक्ट्री की। इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ही फैक्ट्री अलग है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है? स्टैटिस्टिक्स कहता है कि भैया एवरेज तो सेम आया, इसी वजह से हम ये बोलेंगे कि ये दोनों ही फैक्ट्रीज एक जैसा काम कर रही हैं। ये दोनों ही फैक्ट्रीज अगर सही है तो, अगर ये दोनों ही फैक्ट्रीज ठीक है तो दोनों ही ठीक है, अगर खराब है तो दोनों ही खराब है। मतलब एवरेज के बेसिस पे आप फैक्ट्रीज को जज कर रहे थे, और ये जजमेंट गलत हो सकती है। ठीक है, तो ये था स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन। आने वाले वीडियोस में हम आपको सारे टॉपिक्स कवर करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, स्टडी नॉर्म्स पे, 1 सेकेंड, स्टडी नॉर्म्स पे जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस जो है उसके सारे बैचेस अवेलेबल हैं। आप लोग क्या कर सकते हो, इन बैचेस पे एनरोल कर सकते हो। 3000 के ये बैचेस हैं। हालांकि आप हमारे कूपन FAA 1000 का यूज अगर करेंगे
तो आपको 1000 रुपीज का बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।